ना वेंकटेश अय्यर ना अजिंक्य रहाणे केकेआर की कप्तानी को लेकर आ चुका है अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1393वां एपिसोड। आज 21 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। केकेआर और पंजाब की कप्तानी को लेकर कुछ फाइनल अपडेट्स है वो भी आपको बताएंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट, पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये खबर श्रेयस अय्यर के हवाले से निकल कर आ गई है। दरअसल दोस्तों पंजाब किंग्स के हवाले से श्रेयस अय्यर का एक रीसेंट वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें 2-3 चीजें कंफर्म होती हुई अब नजर आने लगी है। पहली चीज तो दोस्तों श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स की जर्सी में नजर आए और कंफर्म हो गया जिस तरह की वो बातें कर रहे थे कि वही नए कप्तान होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि शेख मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने के बाद उनके अंदर सूरियल फीलिंग है कि इस बार जो आईपीएल होगा उसमें पंजाब की टीम को वो खिताब जिताएंगे। तो क्लियर कट दोस्तों उनका ये जो बयान था ये बताता है कि पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से ऑफिशियली वो ही कैप्टन रहने वाला है। वैसे भी दोस्तों अगर हम इस समय पंजाब किंग्स की पूरी स्क्वाड को उठाकर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भैया पिछले साल के खिताब विजेता से अच्छा ऑप्शन आपके पास है। तो श्रेयस अय्यर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस और इस साल तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा। शेख मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती इन्होंने, केकेआर के हवाले से खिताब जीता। तो कुल मिलाकर दोस्तों अय्यर ही कप्तान होंगे और ये चीज पहले से ही क्लियर थी, बट क्योंकि उनकी वीडियो आ गई और उसमें वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं तो अब भैया ठप्पा लग चुका है। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से। फेडेक्स दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हैंड ज्वाइन कर चुका है, लीड और प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन गया है फेडेक्स चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का। और चेन्नई सुपर किंग्स की जितनी भी फ्रेंचाइजी ऑल ओवर द वर्ल्ड खेलती है उनका लीड और प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना है। अब आप लोग बोलेंगे लीड और प्रिंसिपल स्पॉन्सर का क्या मतलब है? दरअसल दोस्तों एतिहाद इनका टाइटल स्पॉन्सर है। तो अभी की स्थिति में जो खबर है हमारे पास उस हिसाब से जो इनके शर्ट के साइड में लोगो होता है वो फेडेक्स का होगा और आगे एतिहाद का होगा। आगे इसमें अगर कोई भी चेंज होता है और इनकी स्पॉन्सरशिप में और बदलाव होता है किसी भी टीम की तो वीडियो चैनल पे सॉरी बने रहिए, आपको वीडियोस में बता देंगे। मगर अभी की स्थिति में दोस्तों चेन्नई को एक और नया स्पॉन्सर मिल गया। फेडेक्स कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक कंपनी है और अगर इतनी बड़ी कंपनी आपके साथ हैंड ज्वाइन कर रही होगी तो पैसा बहुत बड़ा दिया होगा। जाहिर है डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये डील बहुत बड़ी होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से निकल कर आ रही है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ना सिर्फ 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी के 2028 तक के बड़े बड़े वो सारे इवेंट जो भारत और पाकिस्तान में होने वाले उन्हें हाइब्रिड मॉडल पर डाल दिया गया है। ऐसी स्थिति में अब उन सारे इवेंट्स की लिस्ट भी आपको बता देता हूं। 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल में होगा जिसमें भारत पाकिस्तान नहीं जाएगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का जो होने वाला है, वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप, वो भारत में होने वाला है। रिपोर्टेडली उसमें पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों 2026 का T20 वर्ल्ड कप रिपोर्टेडली इंडिया में होने वाला है जिसमें पाक टीम भारत का दौरा नहीं करेगी। तो वही दोस्तों वर्ल्ड T20 का जो होने वाला है 2028 का वुमेन्स का वो होने वाला है पाकिस्तान में, उसमें भारतीय महिलाएं टीम है 2028 के इस इवेंट में पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो ये सारे टूर्स इसमें इंक्लूड किए गए। इस हाइब्रिड मॉडल में फायदा नुकसान किसका हुआ उस पर आगे इस वीडियो में बात करूंगा क्योंकि बीसीसीआई के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से निकल कर आ रही है। हाइब्रिड मॉडल में ना सिर्फ दुबई, कोलंबो को भी हाइब्रिड वेन्यू के रूप में डिसाइड किया जा सकता है। हाइब्रिड वेन्यू क्या रहेगा भारत का, ये पाकिस्तान के पास अधिकार है और पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि उन्हें भारतीय टीम को किस हाइब्रिड वेन्यू पर खिलाना है। वो कतर भी हो सकती है, कतर की राजधानी दोहा, वो सऊदी का भी कोई मैदान हो सकता है, वो दुबई भी हो सकता है, अबू धाबी भी हो सकता है, वो कोलंबो भी हो सकता है, वो बांग्लादेश भी हो सकता है। ये सब कुछ अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा। दरअसल दोस्तों जहां इवेंट जिसके पास होस्टिंग राइट होते हैं और अगर हाइब्रिड मॉडल पर कोई टूर्नामेंट चला जाए तो उस पर्टिकुलर क्रिकेट बोर्ड के पास अधिकार होता है कि वो डिसाइड करे कि हाइब्रिड वेन्यू कौन सा होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली जो पैसा कमाने वाला है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टूर्नामेंट से कमाने वाला है। तो जाहिर है कोलंबो को भी दोस्तों एक एक्सपेक्टेड वेन्यू माना जा रहा है। अगर दुबई नहीं तो हो सकता है कि भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के अपने मैचेस कोलंबो में खेलने पड़ जाए। अब दुबई और कोलंबो में थोड़ा सा अंतर है।
बड़ी चीज ये है कि कोलंबो जो मैदान है वो थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सस्ता पड़ेगा उसकी सर्विसेज एक्वायर करना, क्योंकि श्रीलंका कंपैरेटिवली यूएई सस्ता है। तो कोलंबो जो मैदान है उसकी सर्विसेज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम पैसा देगा, तो टूर्नामेंट से ज्यादा पैसा कमा पाएगा। दूसरी बड़ी चीज इंडिया के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि कोलंबो में सुविधाएं कम है एज कंपेयर टू दुबई, तो वो चीजें देखनी है। तीसरी बड़ी चीज कोलंबो को लेकर दोस्तों ये है कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा जो वेदर होता है वो भी बरसात हो सकता है, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बरसात 12 महीने 24 घंटे वाली स्थिति में होती है। और हो सकता है दोस्तों इस टूर्नामेंट में कई भारतीय मैचेस फिर कोलंबो में बरसात में भी धुल जाए। तो जाहिर है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर ये खबर अच्छी नहीं है, लेकिन पांचवी बड़ी रिपोर्ट और देख लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी रिएक्शन आ गया है चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू को लेकर। दरअसल दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस है वो हाइब्रिड मॉडल पर चले गए। इस पर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी अहमद शहजाद ने बड़ी बात कही। उन्होंने कह दिया कि भैया एक बॉर्डर पे स्टेडियम बना दो, एक गेट इंडिया के साइड दे दो, एक गेट पाकिस्तान के साइड दे दो, और फिर भैया ऐसी स्थिति में भारत पाकिस्तान की आप टेस्ट सीरीज भी करा सकते हो, ऐसी स्थिति में आप ओडीआई सीरीज T20 सीरीज सब करा सकते हो। अब यार ये जो बातें अहमद शहजाद कह रहे हैं वैसे तो ये हंसने वाली जोक वाली बात है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल रूप में भी सोचा जाए तो ये चीज पॉसिबल है और इसे किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं हो सकती। और अगर भाई आपको क्रिकेट कराना ही है तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से भैया अगर आपको ऐसा न्यूट्रल वेन्यू बनाना है तो ऐसा वेन्यू बनाने की जरूरत नहीं है। आप दुबई चले जाओ, आप कोलंबो चले जाओ और वहां खेल लो दोनों देश। तो अहमद शहजाद बोल जरूर रहे लेकिन उन्होंने एक तंज कसा है। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो जावेद मियांदाद जो कि पूर्व पाक खिलाड़ी है वो भी कुछ बड़ी बातें कह रहे हैं इस पर्टिकुलर हाइब्रिड मॉडल को लेकर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी और हाइब्रिड मॉडल से फायदा हुआ है। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल उनके हिसाब से कि ये जो हाइब्रिड मॉडल हुआ है इसमें भारतीय टीम तो पाक ट्रेवल नहीं करेगी, लेकिन पहले कई ऐसे इवेंट हुए हैं जैसे 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, 2016 का T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत में हुआ था और पाकिस्तानी टीम को भारत जाना पड़ा था। लेकिन अब क्योंकि दोनों ही इक्वल और सेम पेज पे आ चुके हैं, अब इंडिया भी पाकिस्तान पर आगे दबाव नहीं डाल सकता कि भैया आप आओ और हमारे देश में आकर खेलो, जैसा कि इंडिया ने पहले किया है। जैसा कि इंडिया ने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में पाक टीम से बोल दिया था आपको आना होता हो मत आओ, और पाक टीम आई थी भारत। ऐसे ही 2016 में भी हुआ था। तो जावेद मियांदाद ये बोल रहे हैं कि पहले से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थिति अच्छी हुई है और अब पाकिस्तान के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि 2028 तक पता है कि भैया दोनों ही देश हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे। मेरे हिसाब से इस बात में दम है। मेरे हिसाब से बीसीसीआई को 2026 के T20 वर्ल्ड कप के बारे में सोचना चाहिए था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भैया देखो इंडिया में तो कोई टेररिस्ट थ्रेट है नहीं, तो फिर पाकिस्तान की टीम इंडिया आने से क्यों मना कर रही है। अभी 2023 और 2016 में इंडिया आई थी पाक टीम को कुछ नहीं हुआ, किसी ने भाई टच भी नहीं किया। इंडिया में सुरक्षा की वो व्यवस्था है कि किसी को भी जब चाहे जैसी सुरक्षा दी जा सकती है, और इंडिया ना कि पाकिस्तान जैसा आतंकी देश है। तो फिर ये पाक टीम इंडिया आने से क्यों मना कर रही है, ये सोचने वाली बात है ना भाई। 2026 का T20 वर्ल्ड कप अगर इंडिया में होता और पाक टीम इंडिया नहीं आएगी तो ये तो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज इंडिया में कोई सुरक्षा की स्थिति ऐसी नहीं है। तो ये इनके देश में तो आतंकी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में तो हम नहीं जा रहे, ये आने से क्यों मना कर रहे हैं भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद जावेद मियांदाद भी बोल रहे हैं कि इसमें पीसीबी को फायदा हुआ है। देखो उन्होंने क्या किया है, स्मार्टली आगे के टूर्नामेंट में ऐसी स्थिति बनाई है, और मेरे हिसाब से अभी नहीं लेकिन जब 2026 का T20 वर्ल्ड कप हो रहा होगा उस समय हमें ये चीज समझ में आएगी कि यार बीसीसीआई को उस दिन ये हाइब्रिड मॉडल लंबा चौड़ा साइन नहीं करना था, सिर्फ 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी की बात करनी थी। खैर अब 2028 तक हो गया है। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है केकेआर की टीम के हवाले से। वेंकटेश अय्यर की बात हुई, रसल की बात हुई और फिर बात हुई रहाणे की। लेकिन भैया अब रिपोर्ट तो ये आ गई है कि उत्तर प्रदेश की कमान रिंकू सिंह को मिल गई है विजय हजारे ट्रॉफी में, और अब वो भी कंटेंडर हैं केकेआर की कप्तानी के। मतलब रिपोर्टेडली रिंकू सिंह भी केकेआर के कप्तान हो सकते हैं, और रिंकू सिंह के साथ कई ऐसे फायदे मिल रहे हैं जो कि बाकी खिलाड़ियों के साथ नहीं है। मैं बताता हूं क्या है वो फायदे। सबसे बड़ी चीज अगर हम रसल की बात करें तो एज फैक्टर के साथ साथ रसल उतने कामयाब एज ए कैप्टन नहीं हुए। वेंकटेश अय्यर ने कहीं कप्तानी नहीं की है, कप्तानी का अनुभव वेंकटेश अय्यर के पास नहीं है। रहाणे एक अच्छा विकल्प है कप्तानी का, रहाणे के पास दुनिया भर में कप्तानी का अनुभव है। इंडिया में भी उन्होंने डोमेस्टिकली बहुत कप्तानी करी, आईपीएल में राजस्थान हो गई, कई टीमों की कप्तानी करी, वो एक बहुत प्राइम ऑप्शन बनता है। लेकिन रिंकू के साथ जो फायदा है वो है फ्यूचर का। रिंकू सिंह यंग है और अगर अभी वो यूपी की कप्तानी कर रहे हैं, अगर वो सफल होते हैं और केकेआर की कप्तानी में भी सफलता हासिल
हासिल करते हैं तो केकेआर को एक यंग गन कैप्टन मिल जाएगा आने वाले 5-7 सालों के लिए। तो रिंकू सिंह एज ए कैप्टन एक बैटिंग जरूर हो सकती है, लेकिन अगर वो सफल हो गई ना तो केकेआर को लंबा फायदा देकर जाएगी। रहाणे वो लंबा फायदा नहीं देने वाले, और वेंकटेश अय्यर के पास उतना अनुभव नहीं है फिर कप्तानी का, तो जाहिर है एज ए कैप्टन रिंकू सिंह भी एक ऑप्शन बन रहे हैं। वेंकटेश अय्यर भी ठीक ठाक ऑप्शन है, रहाणे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, और अगर मैं रसल की बात करूं तो मुझे नहीं लगता उन्हें बनाना चाहिए। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि केकेआर पहले भी कप्तानी के इन सिनेरियो से गुजर चुकी है और दिनेश कार्तिक को कप्तानी करनी पड़ी थी 2-3 सालों तक, जो कि उतने सफल नहीं हुए थे। बीच में 1 साल नीतीश राणा ने कप्तानी करी इनकी बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी इश्यूज। तो कुल मिलाकर रिंकू सिंह को लेकर जो अपडेट है, मुझे लगता है दोस्तों अगर ये कप्तान बनते हैं तो ये बैट होगी, और बैट सफल होती है तो फायदा बहुत लंबा होगा केकेआर को। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, क्योंकि रिंकू सिंह की अचानक एंट्री हुई है, और एंट्री होने के बाद से अब खबरें ऐसी है कि हो सकता है वो ताज इनके सिर पर सज जाए। आगे बढ़ते हैं 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों। ये रिपोर्ट इंग्लैंड के खिलाड़ियों के हवाले से निकल कर आ रही है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने नया नियम निकाला है, जिसके तहत आईपीएल के अलावा दुनिया की दूसरी किसी भी लीग में खेलने से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को रोक दिया गया है। जैसे भारत के साथ होता है कि इंडियन प्लेयर्स को दुनिया की किसी भी लीग में खेलने की इजाजत नहीं होती, ऐसा ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ आईपीएल को अलग कर किया गया है। ऐसी परिस्थिति में इंग्लैंड के खिलाड़ी खुश नहीं है। कुछ इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पीएसएल जो ड्राफ्ट होने वाला 11 जनवरी को, उसके लिए अपना नाम दे दिया है, जिससे भैया इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी खुश नहीं है। तो डेडलॉक की स्थिति इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में बनती हुई नजर आ रही है। ये पाकिस्तान सुपर लीग जैसी लीग के कारण भैया वो अपने देश की क्रिकेट और अपने देश के खिलाड़ियों के बीच द्वंद्व की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब इस पर मेरा क्या टेक है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी ये चीज समझनी चाहिए कि वो अपनी तुलना बीसीसीआई से ना करे। पहली चीज ये है कि बीसीसीआई के पास है आईपीएल, और आईपीएल में इतना पैसा मिलता है कि भारतीय खिलाड़ियों को दुनिया की दूसरी लीग में जाने की वैसे ही जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और खिलाड़ियों को पैसे कमाने के लिए दुनिया की दूसरी लीगों में जाकर खेलना पड़ता है। अगर इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के पास भी आईपीएल जैसी इतनी बड़ी लीग होती तो उनके खिलाड़ी भी दुनिया की कहीं लीग कोई जाकर नहीं खेल रहे होते। लेकिन अगर उन्हें पैसा कमाना है तो उन्हें दुनिया की बाकी लीगों में खेलना पड़ेगा। ये रही पहली बात। दूसरी बात ये, क्योंकि बीसीसीआई के पास आईपीएल है तो भारत के डोमेस्टिक खिलाड़ियों को आईपीएल में मौका भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। लेकिन इंग्लैंड के कुछ गिने चुने प्लेयर्स ही आईपीएल में आकर खेलते हैं और बाकी प्लेयर्स बैठे रहते हैं, पापड़ बेलते रहते हैं। इसीलिए भैया पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाड़ी विरोध जरूर कर रहे हैं। उनका विरोध कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि वो भाई पैसे कमाने के लिए फिर जाएंगे कहाँ? आईपीएल में सारे इंग्लैंड प्लेयर तो सेलेक्ट होते नहीं है, गिने चुने 8 या 10 होते हैं। बाकी प्लेयर्स का क्या होगा? और इसीलिए भैया पीएसएल हो गया या SA20 या बिग बैश लीग, यहाँ इनको तो इजाजत कम से कम मिले। तो उनका भी नजरिया सही है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए और अपना कंपैरिजन बीसीसीआई से नहीं करना चाहिए। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की अब मैं बात करता हूँ। यह रिपोर्ट पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट प्रक्रिया के हवाले से निकल कर आ रही है। पाकिस्तान सुपर लीग का जो ड्राफ्ट है, पहले कहा जा रहा था आईपीएल को कॉपी करते हुए, जैसे आईपीएल की नीलामी हुई सऊदी में, पीएसएल का ड्राफ्ट भी सऊदी में होगा। क्योंकि क्या है ना, इन लोगों की बहुत ज्यादा जल गई। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के रिश्ते बहुत कमजोर हो गए हैं और इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिश्ते काफी मजबूत है। इससे इनकी ऑलरेडी जली पड़ी है। अब क्योंकि इंडिया का वो बहुत बड़ा इवेंट वहां पर नीलामी वहां हो गया, तो ये लोग भी लगे हुए थे हम भी सऊदी में कराएंगे। लेकिन बाद में इन्होंने जब बिल निकाले और खर्चे देखे तो इनकी हालत खराब हो गई। अब स्ट्रेटेजिकली दोस्तों ग्वादर को कंफर्म किया गया है वेन्यू के रूप में। ये ग्वादर जो जगह है ना दोस्तों, ये गांव था, यहाँ पर इन्होंने एक शिपिंग बेस बनाया है, मिलिट्री बेस बनाया हुआ है ग्वादर में। यहाँ पर एक पोर्ट है इनका, इन्होंने रिसेंटली डेवलप किया है चाइना के साथ मिलकर। और यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ना ही यहाँ इतने लोग हैं कि इनको आकर कोई देखेगा। तो लेकिन क्योंकि इनको दुनिया के नक्शे पर बताना था कि हमने एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हमारी ड्राफ्ट की प्रक्रिया कराई, इसलिए ये ग्वादर में जाकर भाई वहाँ ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो कहाँ सऊदी अरेबिया और कहाँ ग्वादर, और इनकी जो रिपोर्ट है वो तो खोखली है भाई। 10वीं वाली रिपोर्ट की बात करते हैं। रिसेंटली दोस्तों एक इवेंट की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें हमारे ऋतुराज गायकवाड़ गए हुए थे। माइक उनको दिया गया, माइक बिगड़ा, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मजाक उड़ा दिया। जब माइक बिगड़ा तो उन्होंने, और फिर बाद में जब माइक सही हुआ 1-2 सेकंड के बाद, तो उन्होंने कहा ये जरूर आरसीबी के किसी फैन के द्वारा मेरा माइक बिगाड़ा गया है। तो आरसीबी सीएसके की जो साउथ राइवलरी है उसको हमने देखा है, फैंस भिड़ भी जाते हैं। और गायकवाड़ के ये बयान क्या असर करेंगे ये तो हमें अप्रैल और मार्च में पता लगेगा। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे हिट कर दो, बेल आइकन